हेलो दोस्तों, मैं डीडेस का स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल डीडेस क्लासेस पर। तो दोस्तों, हमारा जो सेशन आज रहेगा वो रहेगा संसदीय प्रक्रिया को लेकर के। और संसदीय प्रक्रिया में भी आज हम मेनली जिस टॉपिक पर फोकस करेंगे वो टॉपिक रहेगा आपका लोकसभा, यानी कि पीपल ऑफ हाउस। यानी कि आज हम जिस सेशन पर बात करेंगे वो रहेगा आपका लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा जब मैंने आपको राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 79। और अनुच्छेद 79 संसद का वर्णन करता है और ये बतलाता है कि संसद का कौन कौन सा अंग होगा। यानी कि जो संसद के अंग होंगे वो 3 होंगे, जिसमें पहला जो रहेगा राष्ट्रपति, और एक जो अंग होगा वो होगा लोकसभा, और एक जो होगा वो होगा राज्यसभा। यानी कि संसद के विभिन्न 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों को मिलाकर के संसद का निर्माण होता है। ठीक है, ये तीनों जब मिल जाएंगे तो संसद का निर्माण होगा। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है लोकसभा। ये जो लोकसभा है इसको किस किस नाम से जानते हैं? इसको निम्न सदन भी कहते हैं, इसको प्रथम सदन भी कहते हैं, इसको निम्न सदन भी कहते हैं, इसको प्रथम सदन भी कहते हैं, और इसको लोगों का सदन भी कहते हैं। लोगों का सदन, इसको भावनाओं का सदन भी कहते हैं। लोगों का सदन, और इसको पीपल ऑफ हाउस भी कहते हैं। यानी कई नाम है लोकसभा के। देखो, लोगों का सदन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो सांसद होते हैं, वो जो सांसद बैठे हुए हैं वहां पर, उनको हम और आप लोग ही तो चुन करके भेजते हैं। यानी कि भारत की जनता उनको चुन करके भेजती है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, वो लोगों का सदन है। ठीक है, यानी कि और लोगों, जो जनता है उसकी क्या है, लोकसभा के जो सदस्य हैं उनसे भावनाएं जुड़ी होती हैं। क्या है, भावना जुड़ी होती है। इस वजह से क्या है, हम उसे भावनाओं का सदन भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि निम्न सदन भी कहेंगे, प्रथम सदन भी कह सकते हैं, लोगों का सदन भी है, भावनाओं का सदन ही है, पीपल ऑफ हाउस भी है। ये सारे नाम जो दिए जाते हैं वो लोकसभा को दिए जाते हैं। और लोकसभा में देखेंगे जो चुनाव की प्रक्रिया है, यानी कि जो सांसद चुने जाते हैं वो किस प्रकार चुने जाते हैं। तो देखिए, एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 81, और इसमें साफ साफ लिखा है कि लोकसभा के अधिकतम जो सीटों की संख्या रहेगी, लोकसभा में जो अधिकतम सीटों की संख्या रहेगी वो 552 हो सकती है। ठीक है, जो अधिकतम सीटों की जो संख्या रहेगी, जो सदस्य रहेंगे, वो 552 लोग चुन करके जा सकते हैं। एक तो बात है। और लोकसभा में जो इसी 81 अनुच्छेद में लिखा गया है कि जो 530 सदस्य होंगे वो विभिन्न राज्यों से चुने जाएंगे।
क्या है, विभिन्न राज्यों से चुने जाएंगे। इस बात का भी वर्णन इसी अनुच्छेद 81 में है कि जो 530 सदस्य होंगे वो विभिन्न राज्यों से चुने जाएंगे और जो 20 सदस्य होंगे वो जो हमारे केंद्र शासित यानी संघ शासित प्रदेश होते हैं उनसे चुने जाएंगे, यानी केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे। केंद्र शासित, अरे यार, केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे और जो 2 सदस्य होंगे वो 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होंगे। यानी कि ना 2 जो सदस्य हैं वो एंग्लो इंडियन चुने जाएंगे जिन्हें राष्ट्रपति जी चुनने का काम करेंगे। अगर राष्ट्रपति जी को ऐसा लगे कि इस वर्ग का, इस समुचित वर्ग का लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है तो ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति जी 2 एंग्लो इंडियन को क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 552, राइट। लेकिन जो वर्तमान में तो 552 हो रहा है, लेकिन हमारे जो चुनाव हुए हैं, जो चुनाव होते हैं वो कितने पर हुए हैं, 543 सीटों पर। ठीक है, 543 सीटों पर चुनाव। अब आप कहोगे ये कैसे खाली रह गए भाई, 552 है तो 543 सीटों पर चुनाव क्यों है, पूरा क्यों नहीं। तो ये जो एंग्लो इंडियन है वर्तमान में ये खत्म कर दिया गया है। क्या है, ये एंग्लो इंडियन को चुनना खत्म कर दिया गया है। ना लोकसभा में और जो विधानसभा में जो एक एंग्लो इंडियन चुना जाता था वो भी अब क्या है, खत्म कर दिया गया है। यानी ये एंग्लो इंडियन को चुनना समाप्त कर दिया गया है। तो कितने बचे, देखिए एंग्लो इंडियन को खत्म कर दिया गया, कितने बचे, 250। ठीक है, 250 में से भी 243 पर क्या है, चुनाव हो रहा है, तो कितना सीट बची, 7, राइट नाउ। तो जब 7 सीट क्या है आपकी बची, ये हमने इस वजह से छोड़ रखे हैं, ये स्थान हमने इस वजह से खाली छोड़ रखे हैं कि जो आपको पता होगा भारत का एक क्षेत्र है जिसे बोलते हैं हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर वाला जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो हमने इसीलिए तो खाली छोड़ रखा है। वो हमने इन्हीं 7 सीटों की वजह से खाली छोड़ रखा है। ये उसी की वजह से हमने ये 7 सीटें क्या है, खाली छोड़ रखी हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इस वजह से क्या देखो, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 552। उसमें से ही 20 जो सदस्य चुन करके आएंगे वो केंद्र सरकार से चुन करके आएंगे, जो संघ शासित प्रदेश है वहां से चुन करके आएंगे, और 2 क्या होंगे, एंग्लो इंडियन पद क्या समाप्त कर दिया गया है। तो चुनाव कितने पर हो, 550 में वोट कितना सीटों पर कितने पर हो रहा है, 543। तो जो 7 बचे ये किस लिए छोड़ रखे हमने, ये पहले भी तो छूटे हुए थे और आज भी छूटे हुए हैं, तो ये इसी वजह से छूटे हुए हैं। जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर वाला जो एरिया है उसकी वजह से क्या है, ये स्थान हमने खाली रखे हैं। राइट, आगे चला। ठीक है, देखिए पहली लोकसभा के मैं कुछ फैक्ट बताता हूं आपको। जो पहली लोकसभा है, पहली लोकसभा चुनाव कब से हुए, पहली लोकसभा चुनाव जो हुए अक्टूबर 1951 से ये चले और फरवरी 1952 तक ये चुनाव चलते हैं। पहले जो लोकसभा चुनाव हुए वो अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक चले। ठीक है, और ये चुनाव चले और इसकी
जो लोकसभा गठित हुई वो 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा गठित की गई। ठीक है, पहली लोकसभा कब गठित की गई? 17 अप्रैल 1952 को। और चुनाव कब से कब तक चले? अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक। तकरीबन मान लो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कि 4-5 महीने क्या है इसके चुनाव चले। और पहली जो बैठक हुई वो 17 अप्रैल 1952 को हुई। सॉरी, पहली जो लोकसभा गठित हुई वो 17 अप्रैल 1952 को हुई। और जो इस लोकसभा की पहली बैठक हुई वो हुई 13 मई 1952 को इस लोकसभा की पहली बैठक हुई। ठीक है, ये चुनाव हुए, जो चुनाव हुए थे पहली लोकसभा के वो हुए थे 489 सीटों पर। ठीक है, 489 सीटों पर चुनाव हुए और इसमें से भी जो 364 सीट लेकर के आई वो कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी को इसमें से मिलने वाले जो मत थे, जो सीटें थी, वो 364 सीटें प्राप्त हुई। यानी कि सबसे अधिकतम जो सीटें लेकर के जिस दल ने सबसे अधिकतम सीटें प्राप्त की वो थी कांग्रेस। कितना प्राप्त की? 364 सीटें प्राप्त की। ठीक है, अब 364 सीट इसने प्राप्त की और इसमें भी, या यूं कह दीजिए, जिन्हें हम संविधान का जनक, संविधान का निर्माता, यानी जिन्हें हम आधुनिक भारत का मनु कह सकते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो बाबा साहब थे, वो पहली लोकसभा चुनाव हार जाते हैं। दो बहुत बड़ी हस्तियां, बाबा साहब और आचार्य कृपलानी, ये दो बहुत बड़ी हस्तियां इस पहले चुनाव को क्या है? हार जाती हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। तो देखिए, पहली लोकसभा जो चुनाव हुए वो अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक चले। पहली जो लोकसभा गठित हुई वो 17 अप्रैल 1952 को हुई। पहली लोकसभा जो बैठक हुई 13 मई 1952 को हुई। और चुनाव कौन कौन हार जाता है? बाबा साहब और आचार्य कृपलानी। पहली जो लोकसभा में जो चुनाव हुआ वो कितनी सीटों पर हुआ? 489 सीटों पर, जिसमें कांग्रेस में जो सबसे बड़ा दल उभर करके आया वो था 364 सीट कांग्रेस ने प्राप्त की। आगे देखेंगे। एक सदस्य थे जिनका नाम था जीवी मावलंकर। या यूं कह दीजिए जिन्हें हम संसद का जनक कहते हैं, संसद का जनक या लोकसभा का जनक कहते हैं, वो हैं जीवी मावलंकर। ये जो जीवी मावलंकर थे, देखो संविधान सभा, जो संविधान सभा थी, ये जो संविधान सभा थी, जब ये संविधान निर्माण का कार्य करती थी, जब ये संविधान निर्माण का कार्य करती थी, तब इसकी जो अध्यक्षता करते थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन अध्यक्षता करते थे तब? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य करती थी, तब इसकी जो अध्यक्षता करते थे वो करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यही संविधान सभा जब संसद के रूप में कार्य करती थी, यही संविधान सभा जब संसद के रूप में, जब संसद के रूप में कार्य करती थी, तब इसकी जो अध्यक्षता करते थे वो थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर, ठीक है। अब जीवी मावलंकर संसद की क्या करते थे? अध्यक्षता। और जीवी मावलंकर को ही जब 13 मई 1952 को
लोकसभा की पहली बैठक हुई तब इनको क्या है, प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। क्या बनाया गया इनको? प्रोटेम स्पीकर। और इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। और जब लोकसभा अध्यक्ष के लिए जो चुनाव हुए तब भी जो अध्यक्ष चुने गए वो यही जीवी मावलंकर थे, यानी कि अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यानी कि जो पहले अध्यक्ष थे, यानी कि पहले जो स्पीकर थे लोकसभा के, वो यही थे, जीवी मावलंकर। इतना फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करेंगे। देखो लोकसभा चुनाव, जो चुनाव की प्रक्रिया वो कितनी, दो प्रकार की होती है। एक कौन सी होती है? यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी अग्रताही विजेता, एक तो होती है ये। दूसरी क्या होती है? दूसरी जो प्रक्रिया वो है एकल संक्रमणीय अनुपातिक। जो लोकसभा में जो प्रक्रिया है चुनने की क्या है, जो सदस्यता की जो वोट पड़ेंगे यानी कि जो मत पड़ने की क्या है, एक तो होती है अग्रताही विजेता, यानी कि जो सबसे ज़्यादा वोट लेकर के आएगा वही क्या होगा, विजेता घोषित होगा। और इसका क्या मतलब होता है? एकल संक्रमणीय का मतलब क्या होता है? हस्तांतरणीय, यानी कि जो निश्चित वोट प्राप्त नहीं करेगा उसके क्या है, मत क्या है, हस्तांतरण हो जाते हैं। और इसका क्या मतलब है? अनुपातिक का मतलब होता है निश्चित कोटा प्राप्त करना। क्या है? निश्चित कोटा प्राप्त करना, ठीक है। तो क्या है, एकल संक्रमणीय जो पद्धति है इसके द्वारा क्या है, ये चुनाव किए जाएंगे। और दूसरा, ये जो लोकसभा के चुनाव होते हैं ये प्रत्यक्ष रूप से किए जाते हैं, क्योंकि इसमें हम और आप भाग लेते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के चुनाव होंगे। और इसमें क्या है, जनता ही तो भाग लेती है, तो क्या है, हम प्रत्यक्ष रूप से इसमें भाग लेते हैं, यानी कि ये चुनाव जो होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से किए जाते हैं। जो चुनाव होंगे इसके वो प्रत्यक्ष रूप से किए जाएंगे। तो चुनाव की दो प्रक्रिया क्या है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी अग्रताही विजेता, जो सबसे अधिक मत लेकर के आएगा उसको क्या है, सत्ता मिलेगी। और दूसरा क्या है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक, वहाँ ऐसे गुप्त मतदान ऐसा कोई भी वर्णन नहीं है, वो केवल राष्ट्रपति में है। तो यहाँ एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली का प्रयोग है। तो प्रत्यक्ष तरीके से क्या है, इसके चुनाव होंगे। और तो चुनाव की प्रक्रिया आपको बता दी। और क्या देखिए लोकसभा के बारे में, सरकार जो बनेगी वो उसी दल की बनेगी जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा। सरकार जो बनती है सरकार उसी की बनेगी जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा। राष्ट्रपति उसी को तो नियुक्त करेंगे, है कि नहीं। जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, राष्ट्रपति उसी को प्रधानमंत्री पद के लिए क्या है, नियुक्त करते हैं। यानी सरकार उसी की बनती है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा में बहुमत दल जो प्राप्त करेगा, सरकार क्या है, उसी दल की बनेगी, राइट। और जो अनुच्छेद
75 की धारा 3 है उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, जो अनुच्छेद 75 का जो सब ब्लॉक 4 है यानी कि जो धारा 3 है उसमें साफ साफ इस बात का वर्णन है, साफ साफ इस बात का लिखा हुआ है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। क्या लिखा है अनुच्छेद 75 की धारा 3 में कि जो मंत्री परिषद होगी वो सामूहिक रूप से क्या है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और याद कीजिए जब हमने 91वां संविधान संशोधन किया था उसमें जो मंत्री परिषद की जो सीटें हैं उसका जो है निर्धारण किया गया था कि लोकसभा का 15% से अधिक मंत्री परिषद की संख्या नहीं हो सकती, यानी कि जो मंत्रियों की संख्या होगी वो लोकसभा की कुल संख्या होगी उसका 15% से अधिक नहीं होगी। यानी कि लोकसभा में अधिकतम संख्या जितनी भी हो उसकी लोकसभा की जो संख्या होती है उसका 15% तक ही आप मंत्री रख सकते हो। यानी कि जो मंत्री बनेंगे वो लोकसभा का 15% मंत्री बन सकते हैं। जो लोकसभा की कुल संख्या होगी उसका 15% आप निकालोगे, उन्हीं इतने ही व्यक्तियों को आप मंत्री पद के लिए चुन सकते हो। ये 91वां संविधान संशोधन के द्वारा हमने किया। ठीक है, तो लोकसभा सरकार क्या है उसी दल की बनेगी जो लोकसभा में बहुमत दल प्राप्त करेगा, और जो लोकसभा में जो मंत्रियों की संख्या होगी वो लोकसभा का 15% से क्या है अधिक नहीं होगी। ठीक है, देखिए अनुच्छेद है एक अनुच्छेद 108, इसको भी मिटा देते हैं हम। और इस अनुच्छेद 108 को आप भली भांति जानते होंगे, जिसमें क्या है संयुक्त अधिवेशन का वर्णन मिलता है कि राष्ट्रपति जी जब संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे तो क्यों बुलाएंगे, क्या कारण होगा, और जो संयुक्त अधिवेशन है फिर उसके द्वारा कैसे बिल पारित किया जाएगा उस बात का वर्णन देखेंगे। तो अनुच्छेद जो 108 है उसमें किस बात का वर्णन मिलता है, संयुक्त अधिवेशन का। इस अनुच्छेद 108 में जो संयुक्त अधिवेशन है इसमें 3 बातें हैं कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा। पहला नंबर राष्ट्रपति, एक तो बात है ये। दूसरी जो बात है वो है क्या कारण है, क्यों बुलाएगा, यानी कि जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया है क्यों बुलाएगा, क्या कारण है, यानी कि कारण क्या है, क्यों बुलाएगा राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन। और तीसरी जो बात है कि इस संयुक्त अधिवेशन के द्वारा बिल पारित करने की जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, यानी कि बिल पारित करने की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख भी इसी अनुच्छेद 108 में मिलता है। देखो संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन जब बुलाया जाता है जब किसी भी बिल पर, मान लीजिए कि बिल गया लोकसभा में और लोकसभा ने पारित कर दिया, लेकिन राज्यसभा ने 6 महीने तक उस बिल पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, या उस बिल पर क्या है अपनी प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया है, उस प्रस्ताव को क्या है उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया है, या 6 महीने तक उस बिल पर अगर कोई प्रतिक्रिया दूसरे सदन द्वारा नहीं दी जाती है, तब ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशंस में राष्ट्रपति जी संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं।
जब एक सदन बिल पारित कर दे और एक सदन बिल पारित ना करे तो ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। कि क्या बात है, क्यों आप लोग जो है दोनों में क्या है वो कराया जाता है। जैसे वो नहीं कराते हैं जो आपस में झगड़ा हो जाता है, उन दोनों में जो समझौता कराते हैं कि क्या बात है, आप क्यों रूठे हुए, आप क्यों रूठे हुए, तो क्या है समझौता, एक क्या है संयुक्त अधिवेशन, उसी के रूप में बुलाया जाता है। तो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति। कारण क्या है, क्यों बुलाया जाएगा, इसका भी उल्लेख अनुच्छेद 108 में, और जो बिल पारित करने की जो प्रक्रिया होगी उसका भी उल्लेख आपको इसी अनुच्छेद 108 में मिलेगा। और इस संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं लोकसभा स्पीकर, यानी लोकसभा के अध्यक्ष इसकी क्या करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेंगे। इस बात का वर्णन जो मिलता है वो मिलता है, इसकी जो अध्यक्षता करेंगे संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्ष, जो इसकी अध्यक्षता करेंगे वो करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। और इस बात का जो वर्णन मिलता है वो मिलता है अनुच्छेद 118 का जो सैप्लॉक्स 4 है, यानी कि जो धारा 4 है, उसमें इस बात का वर्णन मिलता है कि संयुक्त अधिवेशन में जो अध्यक्षता की जाएगी वो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। और इस बात का जो उल्लेख मिलेगा वो मिलेगा अनुच्छेद 118 की जो धारा 4 है, उसमें इस बात का उल्लेख मिलेगा। ठीक है, समझ में आगे चलें। देखिए जो ये बिल है, एक बिल है धन विधेयक। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। कारण क्या है इसका भी देखेंगे। देखिए और क्या खासियत है इस लोकसभा की, क्या खास बात है लोकसभा में कि जो विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है वो हमेशा और हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। यानी कि जो विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है वो हमेशा और हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। और जो धन विधेयक हमेशा और हमेशा रखा जाएगा वो भी लोकसभा में रखा जाएगा। जो धन विधेयक है वो लोकसभा में रखा जाएगा, क्योंकि एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 109। ये अनुच्छेद 109 इस बात को कहता है कि धन विधेयक की जो धन विधेयक रखा जाएगा उसकी पहल कभी भी पहले राज्यसभा से नहीं की जाएगी। जो धन विधेयक है उसकी पहल जो की जाएगी वो पहले जो पहल की जाएगी वो राज्यसभा से नहीं की जाएगी, वो पहले लोकसभा से की जाएगी, उसके बाद में राज्यसभा में पहुंचेगा। क्योंकि देखो धन विधेयक क्या है, धन विधेयक का मतलब है जैसे टैक्सेस से संबंधित है, करों से संबंधित है, यानी कि कर में वृद्धि करनी है, कर में किसी प्रकार की कमी करनी है, या किसी से उधार लेना है या उधार देना है, ये सब क्या है, ये धन विधेयक होता है। ठीक है, तो पैसा किसका है, पैसा हमारा है, पैसा जनता का है। तो आप धन विधेयक में जो भी चर्चा करें तो आप जनता से कीजिए ना, पैसा किसका, जनता का है। और जनता के प्रतिनिधि कहाँ बैठे हैं, लोकसभा में। जनता के जो प्रतिनिधि बैठे हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं, लोकसभा में। तो आप लोकसभा से पहले पहल कीजिए ना। देखिए क्या खूबसूरती अपने इस संविधान की, क्या मंशाएं रही होगी संविधान बनाने वालों की। अरे आप पहल कर रहे हो ठीक है, अरे पैसा जनता का है तो जनता से पूछिए, जाइए लोकसभा में, पहले लोकसभा ही तो निर्णय करेगी। तो ये जो अनुच्छेद 109 है ये इस बात को कहता है कि धन विधेयक की जो पहल होगी वो पहले राज्यसभा से नहीं की जाएगी। और इसका सीधा सा मतलब फिर ये निकलता है कि जो पहले पहल की जाएगी वो पहल लोकसभा से की जाएगी।
और कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं है, कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं है, अनुच्छेद 110 के माध्यम से इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करेगा। क्या है? इसका जो निर्णय करेगा वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, वो भी अनुच्छेद 110 के माध्यम से। ठीक है। 109, जो बिल पहले रखा जाएगा वो लोग राज्यसभा में नहीं रखा जाएगा, और जो बिल है, कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं है, इसकी अध्यक्षता करेंगे जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे। इस बात का वर्णन किस में मिलता है? अनुच्छेद 110 में। इतना आपको समझ में आ गया। यानी कि धन विधेयक जो रखा जाएगा वो लोकसभा में रखा जाएगा, कभी भी पहले जो पहल की जाएगी वो राज्यसभा से नहीं की जाएगी। हमेशा अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव जो रखा जाता है वो भी पहले वो हमेशा लोकसभा में रखा जाता है। राइट, इतना क्लियर है? आगे चल। देखिए, मैंने आपको एक जब राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ाया था तो एक अनुच्छेद बताया था, अनुच्छेद 352। किस बात का उल्लेख है इसमें? राष्ट्रीय आपात का। ठीक है, क्योंकि आज देखो हम मेनली जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो रहेगा लोकसभा। तो आज हम लोकसभा से संबंधित सारे क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। तो राष्ट्रीय आपात तो हटाने की जो मैंने प्रक्रिया बताई थी आपको, वो 3 प्रकार की बताई थी। एक तो 1 महीने के अंदर आपको संसद से अनुमति लेनी होगी, और 1 महीने के अंदर आपने संसद से अनुमति नहीं ली तो राष्ट्रीय आपात वहीं पर समाप्त हो जाएगा। 1 महीने के अंदर संसद से अनुमति, एक महीने के अंदर संसद से अनुमति लेनी मरेगी। अगर आपने अनुमति नहीं लिया तो आपका क्या है? राष्ट्रीय आपात वहीं पर समाप्त हो जाएगा। या इस राष्ट्रीय आपात की वापस लेने की उद्घोषणा राष्ट्रपति स्वयं कर दें तो भी क्या है? राष्ट्रीय आपात समाप्त हो जाएगा। क्या है? इस राष्ट्रीय आपात की वापस लेने की उद्घोषणा कर दें वापस लेने की उद्घोषणा अगर राष्ट्रपति जी करते हैं तो क्या है? राष्ट्रीय आपात समाप्त हो जाएगा। ठीक है। नंबर 3 था जो मैंने आपको बताया था, वो बताया था अगर लोकसभा के 1/10 सदस्य इस राष्ट्रीय आपात के लिए पहल कर दें, यानी कि प्रस्ताव ला दें, लोकसभा के सिर्फ 1/10 सदस्य अगर राष्ट्रीय आपात हटाने के लिए अगर प्रस्ताव लाते हैं तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रीय आपात है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है। यानी कि लोकसभा का ये भी कार्य है कि इसके 1/10 सदस्य क्या है, अगर लोकसभा से पहल कर दें यानी कि प्रस्ताव ला दें तो राष्ट्रीय आपातकाल क्या है? समाप्त किया। देखिए, लोकसभा क्या है? ये एक अस्थायी सदन है। जो लोकसभा है वो आपका एक अस्थायी सदन है। लोकसभा को 5 वर्ष से पहले कभी भी भंग किया जा सकता है। ठीक है। लोकसभा को क्या है? कभी भी भंग किया जा सकता है। ये एक अस्थायी सदन के रूप में भी जाना जाता है। और इसकी जो योग्यता रहेगी, जो योग्यता है लोकसभा सदस्य बनने की, जो आयु है वो है 25 वर्ष। योग्यताओं के बारे में अगर हम आयु देखेंगे तो आयु है इसकी 25 वर्ष, और ये तो आयु हो गई। और क्या होना चाहिए? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी बात। और जो अन्य अगर योग्यता लानी है तो इसका जो भार दिया गया है वो संसद को दिया गया है। इसकी योग्यताओं के बारे में जो निर्णय करेगी वो संसद करेगी। तो ओके दोस्त, आज का ये सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। तो दोस्त, फिर मिलता हूँ मैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में, अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ।